नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। रिश्तों की बात तो आज भी करूँगा ही, पर आज का टॉपिक बहुत ख़ास है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है तोल मोल के बोल। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ दी सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मदर्स डे है। मातृशक्ति को प्रणाम। आपके ही कारण ये दुनिया है, आपके ही कारण ये दुनिया के साथ घर बंधे हुए हैं। जो घरों में साम्य है, प्रेम है, विश्वास है और एक दूसरे से बंधे हैं, वो आपके कारण है। इसलिए आप सबको मेरा सिर झुकाकर प्यार से, आदर से प्रणाम। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस लाइव सेशन के बाद इसका वीडियो दोबारा भी ज़रूर देखिएगा और आप महसूस करेंगी कि सचमुच जीवन बदलने की कोई ख़ास बात आपने आज सीखी है, जो आप अपने परिवार के साथ शेयर कर सकती हैं और उनका भी जीवन बदल सकती हैं। इसलिए मेरी बातों पर खूब गौर कीजिएगा। हम सब इस बात के गवाह हैं कि ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स से शादी करके शाही घराने की बहू बन जाने के बाद भी डायना खुश नहीं रही, और न केवल उनका तलाक हुआ बल्कि विवाद भी दुनिया के सामने आया। कुछ साल पहले संपत्ति के बंटवारे को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक दो सगे भाइयों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का तमाशा भी अखबारों की सुर्खियां बना। अमेज़न के मालिक जेफ बोजेस ने कस्टमर रिलेशनशिप पर बड़े बड़े लेख लिखे, जो दुनिया भर में सराहे गए। रिलेशनशिप की बातें करने वाले इस महागुरु का अपना वैवाहिक जीवन भी 2 साल पहले टूट गया। वह भी तब जब जेफ बोजेस दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे। आज भी वही हैं। दुनिया भर में अमीरी की पायदान पर दूसरे स्थान पर एलन मस्क और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। इस सप्ताह के पहले ही दिन यानी सोमवार को 3 मई को दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स के तलाक की घोषणा हुई। बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स ने अलग अलग ट्वीट करके दुनिया को अपने इस फैसले की जानकारी दी। अलगाव की इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का
क्या मतलब है? पहली बात तो ये कि पैसा खुशी नहीं दे सकता, सुख दे सकता है, सुविधा दे सकता है, खुशी नहीं दे सकता। दूसरा, पैसा होने के बावजूद और पैसे के कारण नौकर चाकर होने के बावजूद, हजारों कर्मचारी होने के बावजूद, सभी कनेक्शंस होने के बावजूद और अथाह धन होने के बावजूद हमारे रिश्तों में दरार आ सकती है। क्या इसका कोई इलाज है? यह मसला इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसका जिक्र करने से बच नहीं सकता। ईमेल पर मेरे फॉलोअर्स की संख्या हज़ारों में है, जिन्हें मैं हर बुधवार को मोटिवेशनल टिप्स की मेल भेजता हूँ। हर बुधवार, हफ्ते में सिर्फ एक बार, वो भी सिर्फ उन्हें जो चाहते हैं कि उनको ये टिप्स मिलें। मैं स्पैम नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं है, और यह सेवा है, बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए मुझे स्पैम करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। इस बार मैंने इस बुधवार को इसी मसले पर अपनी राय रखी। हर वीरवार को अखबारों में मेरा कॉलम छपता है, उसमें भी मैंने इसी मसले की चर्चा की। तो मुझे ये लगा कि गृह लक्ष्मी की पाठिकाएं जो घर का धुरा हैं, वो इस मसले पर चर्चा से महरूम क्यों रहें। सो इस हफ्ते हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये मसला ऐसा है जो हम सब के परिवार से जुड़ा है, हम सब के अपने जीवन से जुड़ा है, इसलिए इसकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा था कि लंबे शादीशुदा जीवन के बावजूद कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि साथ रहना मुश्किल हो जाता है और अलगाव की सिचुएशन आ जाती है। समझने की बात यह है कि ऐसे हालात पैदा ही क्यों होते हैं, और दूसरी बात, ऐसे हालात पैदा ना हों उसके लिए क्या किया जाए। इसका इलाज तो है, हर समस्या का इलाज है। हमें पता होना चाहिए कि उसके टूल्स क्या है, साधन क्या है। टूल्स नहीं पता तो हम समस्या का इलाज नहीं ढूंढ पाते। टूल्स पता हो तो समस्या का इलाज आसान है। तो आज हम इस इलाज की ही चर्चा करेंगे, और ये इलाज दो तरह के नज़रियों से पॉसिबल हो सकता है। एक नज़रिया है जिसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनाते हैं, और दूसरा इलाज है जो पारिवारिक रिश्तों या किसी भी तरह के रिश्तों में अपनाया जाना चाहिए। हम दोनों की बात करेंगे। पहले कॉरपोरेट वर्ल्ड वाले इलाज की बात करता हूँ। इसे कॉरपोरेट भाषा में सहृदय पूंजीवाद कहा गया। व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में मैं इसे सहृदय समृद्धिवाद कहता हूँ। कंपैशनेट वेल्दीनेस, यानी वह समृद्धि जो दुनिया का भला करने के बारे में सोचे, वो समृद्धि जो अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द में शामिल हो, वो समृद्धि, वो वेल्दीनेस जो अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो। सहृदय समृद्धिवाद या कंपैशनेट वेल्दीनेस से मेरा मतलब ये है कि व्यक्ति को इतना हुनरमंद होना चाहिए कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, अपनी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम कर सके, और उसके बावजूद समाज के भले के लिए उसके पास फिर भी साधन बचा रहे। पैसा बुरा नहीं है, पैसा जीवन की सच्चाई है। पैसे से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमें इसलिए इतना एजुकेटेड या स्किल्ड होना चाहिए, हुनरमंद होना चाहिए कि हम गरीबी से परेशान ना हो, अभावों से परेशान ना हो। सांस अंदर लेंगे तभी तो बाहर छोड़ेंगे ना। हम इनहेल करेंगे तभी एक्सहेल कर पाएंगे ना। धन होगा तभी तो किसी दूसरे को दे सकेंगे। उसके लिए पहले खुद समृद्ध होना आवश्यक है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जीवन में हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही ना रह जाए। जीवन उससे पहले आए, परिवार उससे पहले आए,
हम खुद उससे पहले आएं। यही कारण है कि मैं अपने कई सेशंस में इस बात की चर्चा कर चुका हूँ कि हमें साधनवान बनना चाहिए, पैसे कमाने से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा बुराई की जड़ नहीं है, पैसा बुराई की जड़ नहीं है। अभाव बुराई का कारण बन सकता है। आदमी भूखा होगा तो चोरी करेगा। भरे पेट वाला आदमी सिर्फ तभी चोरी करता है जब वह लालची बन जाए, ग्रीडी बन जाए, अनएथिकल बन जाए, उसकी नीयत खराब हो जाए। यही कारण है कि मैं इस बात पर भी जोर देता हूँ कि पैसा कमाएं, ज़रूर कमाएं, पर जीवन में हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही ना रह जाए। जीवन उससे पहले आए, परिवार उससे पहले आए, हम खुद उससे पहले आएं। लेकिन सिर्फ एक पहलू है ये, एक दूसरा पहलू भी है जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने बात की थी वो कॉरपोरेट वर्ल्ड वाला सॉल्यूशन था, पर रिश्तों की मजबूती के लिए जीवन के दूसरे पहलू को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम उसी की बात करेंगे ताकि आपको समस्या का पूरा हल मिल सके, टोटलिटी में हल मिल सके और आप उसे अपने जीवन में उतार सके और आपको उसका सचमुच लाभ भी हो। एक लड़की जब किशोरी होती है, टीनेज की होती है, तो उसकी सोच एजुकेशन तक और अपने माँ बाप, भाई बहनों यानी परिवार तक सीमित होती है, वहाँ तक लिमिटेड होती है। उससे ज़्यादा उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वो कुछ और बड़ी हो जाती है, युवा हो जाती है, जवान हो जाती है, तो वो करियर के बारे में सोचने लगती है और शादी के बारे में सोचने लगती है। शादी हो जाने पर वही लड़की जब बहू बनती है तो उसकी विचारधारा में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। पहली बार माँ बनने के बाद उसके विचार कुछ और बदल जाते हैं। 40-45 की उम्र पर विचारों में फिर परिवर्तन आता है और सास बन जाने पर सोच एक बार फिर बदलती है। एक ही लड़की के जीवन में अलग अलग सिचुएशंस में विचारधारा में परिवर्तन होता है, क्योंकि ज़रूरतें बदल जाती हैं। ज़रूरतें बदलती हैं तो सोच भी बदल जाती है। अक्सर हम यही नहीं समझ पाते कि एक ही व्यक्ति इतना क्यों बदल गया। हम तो शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम बदल गए हो, अब तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, अब तुम मेरी बात नहीं सुनते, अब तुम मेरी बात समझ ही नहीं पाते, वगैरह वगैरह वगैरह। दरअसल हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि समय के साथ साथ ज़रूरतें बदली हैं तो सोच भी बदली ही होगी। रिश्तों में गड़बड़ी की शुरुआत यहीं से होती है। बिल गेट्स बहुत लंबे समय तक दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति रहे हैं। इस समय भी वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी एक दिन की कमाई, सिर्फ एक दिन की कमाई 162 करोड़ रुपए है। 162 करोड़ रुपीज़ उनकी एक दिन की कमाई है। और अगर वो आज से कमाना बंद कर दें, बिल्कुल कुछ भी काम ना करें, सारी अपनी इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दें, सारे एम्प्लॉयज़ को छुट्टी दे दें, तो भी आज तक जो पैसे कमाए हैं उसको खर्च करने में उनको 225 साल लग जाएंगे। इतना पैसा है, 225 साल लग जाएंगे आज तक का पैसा जो सारा कमाया है वो खर्च करने में। और इस समय वो 65 ईयर्स के हैं, 65 साल के हैं। 65 साल की इस मैच्योर उम्र में उनका तलाक हुआ है, और वो भी 27 साल की लंबी शादी के बाद। तो सच तो ये है कि बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स का तलाक मशीनी सोच की असफलता का
जीता जागता प्रमाण है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। मिलिंडा गेट्स उन्हीं की कंपनी में मैनेजर थीं। काम के सिलसिले में एक मीटिंग के दौरान बिल गेट्स को मिलिंडा पसंद आ गई और फिर दोनों में इस विषय पर बातचीत हुई। दोनों ने अपने अपने सपनों की, ड्रीम्स की, एस्पिरेशंस की बात की, उनको लिखा, लिस्ट बनाई और जब उनको मिलाया गया तो दोनों ने यह महसूस किया कि उनका सोचने का तरीका और फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचने का तरीका और एस्पिरेशंस मिलती जुलती हैं, तो वो आइडियल कपल बन सकते हैं, आदर्श दंपति बन सकते हैं। इस मनोवैज्ञानिक और मैनेजरियल एक्सरसाइज के बाद दोनों विवाह बंधन में बंधे। उनका विवाह 27 साल चला और 27 साल के बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि दोनों की ज़रूरतें बदल गई हैं, सोचने का तरीका बदल गया है, सपने बदल गए हैं, तो दोनों ने अलग होने का डिसीज़न लिया। ये कोई अचानक नहीं हो गया है, दुनिया को इसकी खबर अचानक लगी है, पर रिश्ते एक रात में सूखा नहीं करते। उनमें धीरे धीरे गर्माहट कम होती चलती है और आरामदायक गर्माहट के बजाय, उस वार्मथ के बजाय निराशा, हताशा और गुस्से की आग भरनी शुरू हो जाती है। एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाता है, बातचीत बंद हो जाती है और अगर बातचीत होती है तो वो बातचीत के बजाय झगड़े में बदल जाती है। उसी का रिजल्ट होता है कि एक दिन दोनों ये समझ जाते हैं कि उनका रिश्ता अब उन पर बोझ है। ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है, पति पत्नी के रिश्ते में हो सकता है, भाई भाई के रिश्ते में हो सकता है, भाई बहन के रिश्ते में हो सकता है, पिता पुत्र के रिश्ते में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए इसकी गंभीरता को समझना ज़रूरी है। बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी दैत्याकार कंपनी को लीड किया है, उसे चलाया है लंबे सालों तक। लोगों को समझना और उन्हें अपनी बात समझाना उन्हें खूब आता है। इसके बावजूद वो अपने जीवन साथी को ही अपनी बात नहीं समझा पाए। इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है जिसकी अब हम चर्चा करेंगे। जब हम अपने किसी कर्मचारी से बात करते हैं या सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं या कस्टमर से बात करते हैं या किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो हम फॉर्मेलिटी का ध्यान रखते हैं, औपचारिकता का ध्यान रखते हैं। आपसी रिश्तों में अक्सर हम इस फॉर्मेलिटी का ध्यान नहीं रखते क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि वहाँ कोई फॉर्मल सिचुएशन है और फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है, और इस गड़बड़ में अक्सर हम जाने अनजाने अपने साथी की फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं। और जब ऐसा लंबे समय तक चलता है, लगातार चलता है, तो कहानी तलाक पर जाकर के ख़त्म होती है। गड़बड़ ये है कि अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि सामने वाले को हमारे शब्दों से भी ज़्यादा हमारी टोन और हमारे हाव भाव ने पहुंचाई है। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारे शब्दों का असर होता है। शब्दों के चुनाव से फर्क पड़ता ही है, पर आई रिपीट, पर उससे भी ज़्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि बोलते समय हमारी टोन कैसी थी, बोलते समय हमारे चेहरे के हाव भाव कैसे थे। टोन में सटायर थी, व्यंग था, गुस्सा था, हिकारत थी, प्यार था, क्या था, उसका फर्क पड़ता है शब्दों से भी ज़्यादा, वर्ड से भी ज़्यादा। इसी तरह बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि जो हम कह रहे हैं उसे कहते हुए हमारे हाव भाव कैसे थे,
हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, हमारी टोन और हमारी बॉडी लैंग्वेज का असर हमारे शब्दों से भी ज़्यादा है। अफसोस की बात यह है कि आपसी रिश्तों में हम इसी बात का ध्यान नहीं रखते और स्थिति विस्फोटक हो जाती है। परिणाम स्वरूप जब ज्वालामुखी फटता है तो सारा लावा बाहर निकलता है और रिश्ते चटक जाते हैं। तोल मोल के बोल का महत्व इसीलिए है। यहाँ कोई गुणा भाग नहीं चलता, गणित नहीं चलता, मैथमेटिक्स नहीं चलता, मैनेजरियल एक्सरसाइज नहीं चलती, भावनाएं चलती हैं, फीलिंग्स चलती हैं। बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स शायद इसी एक बात का ध्यान नहीं रख पाए। मेरा एक सेमिनार चल रहा था, 3-4 साल पुरानी बात है। सेमिनार में एक सज्जन ने अपनी पत्नी की शिकायत की, खुलेआम सबके सामने। हॉल में 200 के लगभग लोग थे। सबके सामने उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की शिकायत कर दी। कैसा लगा होगा उनकी बीवी को। पर इसके साथ ही यह सवाल भी है कि अगर एक पति ने सरेआम पब्लिकली अपनी पत्नी की शिकायत की है तो खुद वो भी कितना तपा होगा, कितना कुछ सहा होगा और कैसे हिम्मत की होगी कि इतने लोगों के सामने अपने परिवार की बात कहे। कोई नहीं कहना चाहता। आज हम रिश्तों में खटास की भरमार देखते हैं। बहुत से ऐसे केस आते हैं मेरे पास जहां पति पत्नी सिर्फ एक मकान में रह रहे हैं। एक मकान में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि परिवार है, बच्चे हैं, समाज है, इज्जत है, पर रिश्ते में कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा रिश्ते में कि आपस में बातचीत भी करें। तो बात ये हो रही थी कि एक सज्जन ने सबके सामने अपने पत्नी की शिकायत की। तब मैंने उन सज्जन से बैठ जाने को कहा और पूरी ऑडियंस से कहा कि जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने हाथ ऊपर करें। 90% लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिए क्योंकि वो मैरिड थे। मैंने फिर पूछा, आप में से जो लोग मैरिड हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने मन पसंद का जीवन साथी मिला है? सच मानिए, एक भी हाथ नहीं उठा, न लेडीज की तरफ से न जेंट्स की तरफ से। एक भी। हम इतने निराश हैं जीवन से, अपनों से और अपने आप से। समस्या ये है कि जो नहीं मिला हम उसके पीछे भागते हैं और जो मिला है उसकी कदर नहीं करते, उसका आनंद नहीं लेते। इस तरह हम अपना जीवन भी दुखमय बनाते हैं और सामने वाले का भी। एक ही घर में रहते हुए पति पत्नी अलग अलग कमरों में रहते हैं। उस रिश्ते में भी ऐसी कड़वाहट आ जाती है, इतनी बिटरनेस आ जाती है। जो दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता है, शरीर सौंप दिया लेकिन फिर सपने टूट गए। सपने टूटे तो दिल टूटा, दिल टूटा तो रिश्ता टूटा, रिश्ता टूटा तो परिवार टूटा, परिवार टूटा और खुशियां छूट गई। तो वो नौबत क्यों आने दें? नए शादीशुदा जोड़े बात बात पर नाराज हो जाते हैं, झगड़ पड़ते हैं, बीवी मायके चली जाती है, पति मनाने नहीं आता। हर कोई सोचता है कि मैं सही हूँ, सामने वाले को माफ़ी मांगनी चाहिए। धीरे धीरे दूरियां और बढ़ जाती हैं। पहल कभी कभार कोई जना फ़ोन कर लेता है, फिर वो सिलसिला भी बंद हो जाता है क्योंकि कई बार फ़ोन पर भी बहस हो जाती है और सामने वाला फ़ोन उठाना भी बंद कर देता है। रिजल्ट क्या होता है? वही जो आपको समझ में आ रहा है। पुलिस, कचहरी, कोर्ट, इन चीज़ों के चक्कर, वकीलों की फीस और तलाक। बहुत पुरानी बात नहीं है। 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों IAS के टॉपर, दोनों की आंखें मिली, प्यार हुआ, शादी कर ली। 3 साल में ही तलाक हो गया। दोनों पढ़े लिखे थे, IAS थे, यानी बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छी इनकम थी, सुख सुविधा, नौकर चाकर, पावर, सब कुछ, कोई कमी नहीं थी। लेकिन निभा नहीं पाए और अलग होना पड़ गया। ज्ञान था, नॉलेज थी,
विजडम नहीं थी, बुद्धिमत्ता नहीं थी, व्यवहारिकता नहीं थी। दोनों की ईगो थी। दोनों कहते थे, सहते नहीं थे। कहना जानते थे, सहना नहीं जानते थे। समस्या ये है कि हमारे स्कूल कॉलेज हमें रोजगार के काबिल बनाते हैं, जीवन के काबिल नहीं बनाते। जीवन जीना नहीं सिखाते, खुश रहना नहीं सिखाते। यही कारण है कि सफल दिखने वाले लोग भी असल में बहुत अकेले पड़ जाते हैं, बहुत दुखी रहते हैं और फिर क्या से क्या कर डालते हैं। यही कारण है कि गृह लक्ष्मी को ऐसे सेशन करने पड़ते हैं। यही कारण है कि समाज को हैप्पीनेस गुरु की ज़रूरत पड़ती है, जो जीना सिखाए, सही ढंग से जीना सिखाए, आपको ज़िंदगी का मैनुअल दे ताकि आप खुश रह सकें और जीवन का आनंद उठा सकें। खुशी का सबसे बड़ा रास्ता है सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण, यानी आत्मसंयम। आत्मसंयम के कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे पक्ष हैं, कई पहलू हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मसंयम से हमारा क्या मतलब है और इसके कितने पहलू हैं। तो आत्मसंयम का पहला पहलू है नम्रता, दूसरा पहलू है संवेदनशीलता, तीसरा पहलू है सहनशीलता, चौथा पहलू है नैतिकता और पांचवा पहलू है मजबूत चरित्र। ये 5 फैक्टर हैं, 5 घटक हैं, 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर आत्मसंयम बनता है। पहला पहलू नम्रता, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, आप सबको पता है नम्रता क्या होती है और नम्रता का क्या महत्व है, इसलिए मैं इसकी व्याख्या पर टाइम नहीं लगाऊंगा। संवेदनशीलता का मतलब है कि आप सामने वाले की कठिनाई को समझें, उसके हालात को समझें, उसकी मानसिकता को समझें, उसके मेंटल स्टेट को समझें, उसकी ज़रूरत को समझें और उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। यह भी नम्रता का ही एक और रूप है। तीसरा फैक्टर है सहनशीलता। किसी ने कुछ भी कह दिया और हम फट पड़े, हमने कुछ भी अनचंट बोल दिया, फटाफट गुस्सा हो जाने वाले लोग अक्सर अपना ही नुकसान करते हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि गाड़ियों में रिवर्स गियर होता है। जब आप पार्किंग में हो, जैम में फंस जाएं, तो आप गाड़ी को थोड़ा बैक करके फिर आगे ले जाते हैं। इसी तरह जीवन में भी जब कहीं कोई हमारा दिल दुखा दे, अपमान कर दे या हमारी बात ना माने, तो गुस्सा कर लेना या दिल में गांठ बांध लेना या फिर बदले में सामने वाले का अपमान कर देना हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता। इससे अक्सर बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने मेरे पुराने सेशन देखे हैं, उन्हें पता है कि मेरे जीवन पर मेरी माता जी का बहुत प्रभाव है। उस ज़माने में हर परिवार में संयुक्त परिवार होता था, जॉइंट फैमिली होती थी। माता पिता के अलावा ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा दादी भी साथ रहते थे। बड़ा सा परिवार होता था। अब इतना बड़ा परिवार और साथ रह रहा है तो कोई ना कोई किसी न किसी बात पर किसी को कुछ कह ही देता था। तब भी परिवार टूटते नहीं थे, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन आने पर अक्सर सामने वाला चुप रह जाता था, बोलता नहीं था, जवाब नहीं देता था, वो कहता नहीं था, सहता था। सीधा सा सिंपल रूल है, कहना नहीं है, सहना है। इसीलिए परिवार जुड़े रहते थे, टूटते नहीं थे। और जब यह सहना बंद हो गया तो परिवार टूट गए। ये कहानी आप सबको पता है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मुझे सहनशीलता के फ़ायदे और नुकसान भी गिनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानती ही है। तो ये है आत्मसंयम का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सहनशीलता। उसके बाद आता है मजबूत चरित्र, और मजबूत चरित्र का मतलब है, हम में से बहुत से लोग ऑफिस गोवर्स हैं, रोज़ वी रब शोल्डर्स, लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है। बहुत से लोग हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छे लगने तक ही सीमित रहें, अफेयर न हो। ये है मजबूत चरित्र। शादीशुदा जीवन में जब कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कई परिवार एक साथ टूट जाते हैं। मजबूत चरित्र बहुत बड़ी ज़रूरत है, और कई बार ये गलती तब होती है
जब आदमी बहुत सफल हो चुका हो, बहुत ऊपर पहुंच चुका हो, और उसमें ये गरूर आ जाता है कि मुझे कौन हाथ लगाएगा, मेरी तरफ कौन उंगली उठाएगा, और तब अक्सर गलतियां होती हैं। कई बार सन्यासियों तक से हुई हैं, आप सबको पता है, मुझे वो भी दोहराने की ज़रूरत नहीं। तो मजबूत चरित्र भी परिवार को बचाए रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल ID info@mailpkk.com पर या फिर हमारे नंबर 628469667 पर भी संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक तोल मोल के बोल अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु PK खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।